हेलो जी, मेरा नाम है विक्रम अहलावत और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव 17। स्वागत है आप सबका। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो थोड़ा सा ना, अब हमने भाई इंट्रो जो है चेंज किया, आज पहली बार चेंज किया है। एक दो नए जो हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको भाई नाम नहीं पता है, तो उन्होंने ये कहा कि आप नाम बताया कीजिए, अच्छा लगता है। क्योंकि मोस्टली चैनल्स में मैंने देखा है कि सब नाम बताते हैं भाई, पहले है नमस्कार जी मैं हूँ ये और आप देख रहे हैं ये। तो इस तरीके से ना, तो मैं चलो कोई बात नहीं, हम भी नाम बताया करेंगे। तो जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपका। और आज है संडे भाई, संडे मनाओ फंडे। ठीक है, संडे को फंडे कर लो। और बहुत दिन से आपका Q&A नहीं हुआ था कि जो सवाल जवाब हैं वो मैं वीडियोस में लेता तो रहता हूँ, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप वो चीज़ खाली थंबनेल वाला पार्ट होता है ना। कुछ कमेंट ये भी थे कि आप तो सिर्फ हाई रेडर और ये दिखा रहे हो। खैर आई थिंक वो कमेंट में आएगा मेरे ख्याल से, अभी मैं लूँगा। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब सवाल हैं आपके, तो उनके जवाब देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, वैभव तिवारी जी पूछते हैं, भाई जी ये बताओ कि अगर मैं अपनी 15 साल पुरानी कार को जब स्क्रैप करवाऊंगा तो तब क्या मैं उसका ओल्ड नंबर रिटेन कर सकता हूं? आई एम फ्रॉम पंजाब। देखो जी, पंजाब के अंदर नंबर रिटेन पॉलिसी है, आप यहाँ पे नंबर रिटेन कर सकते हो। 15 साल बाद नंबर रिटेन पॉलिसी रहेगी नहीं रहेगी, मेरे ख्याल से तो रहेगी। हरियाणा में भी है नंबर रिटेन पॉलिसी, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। लेकिन दिल्ली में आप ना 3 साल तक नहीं बदल सकते उस व्हीकल के ऊपर से, 3 साल के बाद। और बाइक का बाइक पे रहेगा दिल्ली में, गाड़ी का गाड़ी पे रहता है। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो नंबर रिटेन पॉलिसी आज भी नहीं रखती। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जैसे सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया है, जैसे जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं उस टाइम पे नंबर लगभग सेंट्रलाइज तरीके से मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग सेम हो गया है, ऑनलाइन हो गया सारा। तो मेरा ये मानना है कि नंबर रिटेन पॉलिसी में आप सारी स्टेट्स के लिए ओपन कर देनी चाहिए, तो सही रहेगा। हो सकता है सरकार को थोड़ा सा रेवेन्यू में लॉस हो, जो लोग चॉइस का नंबर लेना चाहते हैं जिन स्टेट्स के अंदर आपको रिटेन पॉलिसी नहीं मिलती, तो ये। लेकिन जो सेल परचेज का काम है जो करते हैं ना, उन भाइयों के लिए और अच्छा हो जाएगा, वो और अच्छा कर पाएंगे भाई, आपको हर स्टेट का नंबर दे पाएंगे। तो नंबर रिटेन आप कर सकते हो। स्क्रैप करवाओगे, स्क्रैप करवाने से पहले क्या करना, जैसे आरसी उसकी डी रजिस्टर्ड होती है। जब भी हम कोई व्हीकल स्क्रैप कराते हैं तो डी रजिस्टर करने से पहले आप अपने किसी और व्हीकल के ऊपर उसका नंबर ट्रांसफर करवा लेना, और फिर उसके बाद जो उस पर नॉर्मल नंबर आ जाएगा उसको फिर आप अपना स्क्रैप करवा सकते हो। मतलब मैं अभी ये देख रहा हूँ कि अब लोग ना गाड़ियां लंबी रखने की सोच रहे हैं कि भाई स्क्रैप ही करा देंगे, हम नहीं बेचते, हम तो लंबा चलाएंगे। तो अच्छा यार, लंबी चलानी चाहिए। मिस्टर बीस्ट हिंदी, भाई नाम रख रखा है किसी ने अपना। भैया जी राम राम, आई एम गोना टेक नेक्सॉन ईवी फियरलेस 45 वेरिएंट नेक्सॉन, हरियाणा रजिस्ट्रेशन पर लूँ या डीएल पर? टू थिंक कोई और बेटर कार लें, वेट करूं या ले लूं नेक्सॉन, होप यू रिप्लाई मुझे। भाई देखो ऐसा है, एक तो नेक्सॉन का ना फेसलिफ्ट आना है, और ये फेसलिफ्ट के साथ साथ थोड़ा सा बैटरी पैक में भी चेंजेस करेंगे थोड़े से। मे भी हो सकता है आपको और बड़ा बैटरी पैक जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पंच में देखा आपने कि पहले 25-35 था, तो उसको 40 पे ले गए मैक्सिमम पे, रेंज और बढ़ाएंगे। तो ये नेक्सॉन की रेंज और बढ़ाएंगे अभी ना, तो रेंज बढ़ जाएगी नेक्सॉन की। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो, और दिल्ली रजिस्ट्रेशन करा लो भाई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में अभी भाई देखो रोड टैक्स पे रिबेट नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली के अंदर मिल रहा है। और गाड़ी लंबी ही रखना भाई, बिल्कुल ही अर्जेंसी है, अभी मन है लेने का, बिल्कुल ही फाइनल कर रखी है तो अभी ले लो। नहीं तो फेसलिफ्ट आई थिंक इस साल आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी टाटा ने अभी इतना कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, जब हो जाएगा तो मैं आने वाले वीडियोस में कंफर्म कर दूंगा। टेस्टिंग तो चली रही है। हसन भाई कहते हैं, कंफ्यूज बिटवीन बाइंग द करंट फॉर्च्यूनर और वेट फॉर 6 months. My only concern is that whether there will be price hike in coming months, एंड सेकेंडली विल द फेसलिफ्ट कम विद द न्यू इंटीरियर। एक भाई ने इनको रिप्लाई भी दे रखा है कि 7X ले लो, नहीं वो वैल्यू फॉर मनी है। 7X एक अलग प्रोडक्ट है भाई, वो अच्छी गाड़ी है वो भी, लेकिन फॉर्च्यूनर को कंपेयर करें तो सेगमेंट है ही नहीं। देखो जी ऐसा है, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से जो सिनेरियो चलता है फॉर्च्यूनर का, जो टोयोटा करता है हर 10 साल के अंदर, जो बिल्कुल जनरेशन चेंज जो करता है, उस हिसाब से इस वाली जनरेशन को 10 नवंबर 2026 में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। उस हिसाब से तो नवंबर में इनको नई फॉर्च्यूनर लॉन्च कर देनी चाहिए। फ्रंट फेशिया रियर फेशिया में फ़र्क आएगा, जैसा आप इंटरनेट में देख रहे हो। मैंने भी पहले एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है अपकमिंग फॉर्च्यूनर के ऊपर, अगर प्रॉपर डिटेल चाहिए तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। चेंजेस इंटीरियर में बिल्कुल आएंगे भाई, डीजल इंजन यही रहेगा, यही माइल्ड हाइब्रिड जो आपको मिलता है यही आपको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मैनुअल ना आए, लेकिन अभी तो टोयोटा लेके ही आएगा, अभी इसके कोई वो नहीं है चांसेस कि वो मैनुअल नहीं लाएंगे। उससे नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है मे बी ना हो, जब तो पेट्रोल हाइब्रिड ही आएगा, डीजल से भी
नाता तोड़ रहेगा मेरे ख्याल से तब तक तो टोयोटा। बाकी तोड़ना नहीं चाहिए भाई। डीजल डीजल है यार, डीजल लवर्स कहाँ जाएंगे। हाँ, और रही बात प्राइस हाइक की, तो भाई प्राइस हाइक रिसेंटली आपको पता ही अभी हुआ है अप्रैल में। तो अभी आगे तो प्राइस हाइक करेंगे नहीं। बाकी अब कंपनियों ने रूल सा बना ही लिया भाई, अपनी एक पॉलिसी बना ली कि हर साल में ना 3 बार हमने प्राइस बढ़ाना है, तो वो ये बढ़ा ही देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप रुक सकते हो तो ईयर एंड तक रुक जाओ, नई वाली ले लेना। इंटीरियर आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 साल से आप सेम वही इंटीरियर देखते आ रहे हो। मुझे तो ये वाला भी अच्छा लगता है और वो भी ऐसे ही है। सुहेब शाह भाई पूछते हैं, राम राम विक्रम भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट योर हेल्प। मैं स्कॉर्पियन ले रहा हूँ, उसमें मुझे मैनुअल सही लग रही है या ऑटोमेटिक। ZT वेरिएंट ले रहा हूँ, कौन सा बेटर रहेगा। देखो जी, अगर आप सिटी रनिंग ज़्यादा करेंगे फिर तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ऑटोमेटिक ले लो। वैसे जो क्लच है वो ऑलरेडी लाइट है स्कॉर्पियन का, इतना हैवी नहीं है, और आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है, मैनुअल चलाना पसंद करते हो, मैनुअल ले लो। ठीक है जी। मोस्टली लोग आज की डेट में ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी हाइलक्स जो है ये भाई मैनुअल ले रखी है, और मैनुअल लेनी थी इसलिए स्टैंडर्ड ली थी। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसा है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा सिटी की है तो फिर तो ऑटोमेटिक ले लो, और अगर रनिंग आपकी हाईवे की ज़्यादा है तो फिर आप बोर नहीं होगे, मैनुअल में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लोकल में अगर आपके शहर में ट्रैफिक कम है तब भी आप मैनुअल की तरफ जा सकते हो भाई। मैंने जो स्कॉर्पियन रखी थी मैंने मैनुअल ही रखी थी भाई। जब तक ऐसा ना मैनुअल चलाने का रहेगा ना, मैं मैनुअल ही चलाऊंगा, ये मेरी बात है। बाकी सबके भाई सोच विचार अपने बदलते रहते हैं। और वेरिएंट आपने अच्छा चूज कर रखा है, ZT विदाउट अडास वाला है वेरिएंट, ये तो सही है। और माइलेज फिगर्स में क्या फ़र्क आएगा, तो भाई 2 का फ़र्क आप मान के चलो। अगर मैनुअल आपकी हाईवे पे 14 दे रही है तो ऑटोमेटिक वाली आपको 12 देगी, ये चीज़ है। तो ये फ़र्क रहेगा, फिर अब आप डिसाइड कर सकते हो। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आपका स्कॉर्पियन के अंदर आता है वो टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा पुराने वाला ट्रांसमिशन है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नवीन नैन भाई कहते हैं कि भाई पार्किंग ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक होता है वैसे, और ऑटोमेटिक कार में पार्किंग पे डाल दी कार तो पार्किंग ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। न्यू रूल आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। भाई साहब एक बात बताओ, मैंने भी पीछे जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जब भी आप अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी को खड़ी करते हो तो पहले हैंड ब्रेक लगाओ, उसके बाद आप उसको पार्किंग में डाल दो। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आप जैसे ही पी दबाते हो वो ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक लग जाता है। टाटा की बहुत सी गाड़ियों में लग जाता है। इनोवा हाई क्रॉस में आप उसको सीधा पी पे डालोगे ना, वैसे हैंड ब्रेक अलग से दे रखा है उसमें, लेकिन जैसे पी में डालोगे वो आपका ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक लग जाता है। अब उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब तक आपने ब्रेक दबा के रखना है भाई, ताकि वो जो गरारी है ना उसके ऊपर लोड ना पड़े, ये कहा था मैंने। ठीक है, अब भाई अपनी तो मैं श्योरिटी गारंटी सब ले सकता हूँ, दूसरे बंदे की मैं क्या ले सकता हूँ। आपके सोच से यूट्यूब पे सारा ही ज्ञान सही मिलता है, गलत भी बहुत मिलता है भाई। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो रखी है ना आजकल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी भी हो रखी है। तो जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिकली लग जाता है सही है, ब्रेक दबा के रखो तब तक, जैसे एंगेज हो जाए तब आप ब्रेक से पैर हटा लो। और जिनमें नहीं है तो भाई पहले हैंड ब्रेक लगाओ। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पहले लगाओ, मैनुअल वाला है तो मैनुअल लगा के फिर उसको पार्क में डालो। कि भाई ने खाली वो वाली गाड़ी देख ली जिनमें सीधा पी पे दबा के गाड़ी सीधा लग के और हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। नदीम खान लाइफ, मैं 1 मंथ तक आपका व्लॉग देखा, इंटरेस्टिंग लगने लगा, ट्रिप पर जाते थे, सब्सक्राइब किया, उसके बाद अब करीब 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है वही हाइलक्स हाइलाइडर हाइलक्स, इसके सिवा कुछ नहीं होता व्लॉग में। भाई देखो, अगर व्लॉग को डिटेल में देखोगे ना तो बहुत कुछ होता है। टाइटल थंबनेल में भाई 1-2 चीज़ ही तो डाल सकता हूँ ना यार, सब कुछ थोड़ा ना लिख सकता हूँ व्लॉग के अंदर का। अगर सब कुछ लिख सकते होते तो 4-4 घंटे की जो फिल्म है वो सारी पोस्टर में ही ना आ जाती भाई। है, कौन देखने जाता है फिर उन फिल्म को। भाई होता है, मैं ज्ञान भाई और भी चीज़ों का देता हूँ। अगर मान लो आज एक Q&A चल रहा है तो इसमें खाली 1-2 सवाल थोड़ा ना है, सवाल है, मल्टीपल सवाल है, और मल्टीपल सवाल के साथ साथ भाई उससे कोई और कनेक्टेड आता है तो उसका भी जवाब दिया जाता है। लेकिन कहने को ये हो जाता है कि भाई Q&A 1-2 सवाल ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं होता भाई। सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल्ड होती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो ट्रैवल के लिहाज से इस चैनल को फॉलो किया है तो मैं यहाँ पे मेनली ट्रैवल नहीं करता हूँ। ये चैनल कार से रिलेटेड चैनल है, और भाई जब हम ट्रैवल करते हैं तब दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। GPF वाली वीडियो मैंने बनाई थी, गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर वाली, उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर आप ईवी व्हीकल ले रहे हो तो लंबे टाइम के लिए लेके रखो, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो उसके अंदर आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलती।
तो एक भाई उन्होंने लिखा है कि मेरी नेक्सॉन तो मैंने बढ़िया रेट में बेची है। भाई आपकी नेक्सॉन थी, कंडीशन सही होगी, डायरेक्ट बायर मिल गया होगा, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी आपने सेल करी, आपकी अच्छी बिकी, ठीक है। लेकिन हर किसी को भाई वो रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। ऐसे तो जो नेक्सॉन ईवी है वो अनमोल भाई की भी मैंने बहुत अच्छे रेट में बेची थी, ठीक है। गाड़ी गाड़ी का भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेनिफिट की बात करोगे तो भाई वो तभी निकलता है ईवी से जब आप उस ईवी को लंबा चलाओ, या बहुत ज्यादा किलोमीटर आप उसको चला लो कम समय के अंदर, कि हाँ भाई मैंने अपना पैसा वसूल कर लिया, मैंने 3-4 लाख किलोमीटर चला ली। तो आपने 3 लाख किलोमीटर चला ली थी, आपने लिखा हुआ है कमेंट में कि 3 लाख किलोमीटर 5 साल में चलाई, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सबको दिक्कत नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। हर चीज़ में एक्सेप्शंस होती हैं भाई, तो आपका भी एक्सेप्शन केस हो गया। बाकी अच्छी बात है भाई, आपकी अच्छी रीसेल वैल्यू की, आपने अच्छे से मेंटेन की होगी, आपको बढ़िया बायर मिल गया, सही है। एक भाई कह रहे हैं प्लीज मेक वन वीडियो ऑन द न्यू टाटा डीजल इंजन इंट्रोड्यूस इन द टाटा सियरा एज इट इज ए नॉन डीपीएफ इंजन। यार नॉन डीपीएफ इंजन नहीं है वो, नॉन डीईएफ है। बहुत रील और वीडियोस देखी है भाई मैंने, टाटा सियरा के अंदर तो डीपीएफ ही नहीं है। भाई डीपीएफ है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर उस गाड़ी के अंदर है, लेकिन यूरिया एडब्ल्यू नहीं डलता, ठीक है। डीईएफ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है वो नहीं डलता उसके अंदर। उसकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड किया है, चेंज किया है। तो उनका जो इंजन है नए वाला, और ये ऑलरेडी नया नहीं है भाई, और ये इंजन आप ऑलरेडी पीछे टाटा कर्व में भी देख चुके हैं। डीजल इंजन जो है ये पहले से टाटा कर्व के अंदर आपका आ रहा था 1.5 वाला, वही इंजन है ये, ठीक है। टाटा कर्व के अंदर आपका कहाँ डीएफ डलता है, नहीं डलता, खाली डीजल पर्टिकुलर फिल्टर है। BS6 गाड़ियों में बगैर डीपीएफ, डीजल वाली जो है बगैर डीपीएफ तो कोई गाड़ी है ही नहीं भाई। ये है कि हाँ किसी में डीएफ डलता है, किसी में डीएफ नहीं डलता, वो उनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी ले रखी है, ठीक है। अगर उनकी गाड़ी एमिशन नॉर्म्स कंट्रोल कर देती है विदाउट डीईएफ, तो वो क्यों डलवाएंगे भाई डीएफ। और जिनके एमिशन नॉर्म्स ज़्यादा है, बड़े इंजन है, ठीक है, जैसे हाइलक्स हुई, फॉर्च्यूनर हुई 2.8 लीटर है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हुई, बड़ा 2200 सीसी का इंजन है, तो उन इंजन्स को भाई ज़रूरत है, तो वहाँ तो डीएफ डालना ही डालना पड़ेगा। फिर मत ये क्या कहना कि वो विदाउट डीपीएफ इंजन है, विदाउट डीपीएफ नहीं है वो, विदाउट डीईएफ है। एक लेटर का फर्क है, ई और पी। क्लच स्लिपिंग इशू रिजॉल्व, राजा शर्मा जी पूछते हैं मुझसे, मेरी गाड़ी का पूछ रहे हैं। ये मैं समझ जाता हूँ यार, इतने सवाल से समझ में आता है कि बंदा क्या चीज़ पूछ रहा है। जब हमने अपनी गाड़ी को स्टेज 1 करवाया था तो उस टाइम पे इसकी जो क्लच है वो स्लिप कर रही थी। अब इसकी क्लच उतनी वो नहीं है भाई, क्योंकि इसके अंदर जो क्लच आती है वो इनोवा क्रिस्टा की आती है। तो या तो अगर आपने स्टेज 1 रखनी है मैनुअल में, चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे हाई वेरिएंट लो, इसका आपको क्लच चेंज करानी पड़ेगी। अगर क्लच चेंज नहीं करानी तो भाई फिर आपको ये स्टॉक रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया था भाई, मैंने स्टॉक करवा ली। अभी रिसेंटली अगर आपने 1-2 वीडियोस पीछे देखा हो तो मैंने बिल्कुल ही जैसी स्टॉक आई थी हमारी वो वाली स्टॉक करवा ली थी मैंने। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अभी लिमिटर हमने रिमूव किया है, वो वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बेस मॉडल पे आपको 8 लाख का डिस्काउंट मिला सर आप, हाँ भाई उस टाइम 8 चल रहा था। अभी भी जो हाई वेरिएंट है उस पर 8 के आसपास का मिल रहा है, 8-9 8-9। अब वैसे तो डिस्काउंट कम कर दिया भाई, टोयोटा टोयोटा भी डिस्काउंट बहुत कम दे रहा है, लेकिन 8-9 अगर आप थोड़ा सा साउथ में चले जाओ या कुछ डीएसए वाले हैं, आप कहोगे तो मैं 1-2 भाई का नंबर दे दूंगा, अपने एक दीपांशु भाई हैं उनका नंबर दे दूंगा, तो अगर आपकी बातचीत बन जाए तो आप ले लेना। और मैंने तो मोती नगर से ली थी भाई, ठीक है, तो ट्राई कर लो, मिल जाए तो। डील के ऊपर है भाई, पता है क्या है डील कैसे बनती है, गाड़ी अवेलेबल हो और आपको वो गाड़ी लेनी हो। और एक बात और बताता हूँ, जब आप गाड़ी वो खरीदो ना, जौन सी आपको लेनी है, डीलर को एकदम से मत बताओ कि आपको वही लेनी है, दूसरी बताओ थोड़ी सी, फिर घूम के वहाँ तक पहुँचो और फिर अच्छा ये है, ये दे दो, अच्छा इस पर इतना कर लो, ऐसे करके आप उनसे डील करो थोड़ी सी, तो डिस्काउंट ठीक सा मिल जाता है। एकदम से आप करो ना अच्छा ये आप पे अवेलेबल है यही मुझे चाहिए, फिर ना मिलता डिस्काउंट, भूल जाओ फिर। विक्रम भाई स्कॉर्पियन का फेसलिफ्ट आ रहा है क्या? आ रहा है भाई, आना था इस साल, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, आएगा नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, तो इस साल तो नहीं आ रहा है। अगर आपको अभी लेनी है आप ले सकते हो, ये वाली लुक ज़्यादा अच्छी है, देखो नई आएगी। अब जैसे XV700 है, अब काफ़ी लोगों को पहले वाली लुक ज़्यादा पसंद आने लग गई है, ठीक है। जैसे XV500 का नहीं हुआ था, 700 आने के बाद सबको ये था कि 500 की रीसेल गिर जाएगी, पर आज भी 500 की रीसेल वैल्यू अलग ही है, उस गाड़ी का लुक स्टार्स फील अलग ही है। आएगा नेक्स्ट ईयर पे, डाल दिया महिंद्रा ने।
और इस साल ज़रूरी नहीं है कि ये अपनी स्कॉर्पियन पिकअप भी लेके आएंगे, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट ईयर पे ही जाएगी, क्योंकि वो आएगी तो वो फेसलिफ्ट के साथ आएगी और उसको पहले लाएंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी बात होगी पिकअप की भी। थार रॉक्स 1.5 लीटर इंजन के साथ आपको मिलेगी। कौन कह रहा है ये? यार एक बात बताओ, थार रॉक्स ऑलरेडी टू व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी आपको मिलती है ना। टू व्हील ड्राइव ऑप्शन में जो नॉर्मल हमारी थार है वो नहीं आती थी पहले। ठीक है, वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ 1.5 लीटर जो आपका एक्सयूवी 3XO के अंदर आता था, वो इंजन डाल के महिंद्रा ने आपकी रियर व्हील ड्राइव बनाई थी। और नो डाउट भाई बहुत बिकती है वो गाड़ी। जिसको सिर्फ थार का टोरा टोरा चाहिए ना, अभी मुझे टोरा चाहिए, मुझे तो सिटी में चलानी है मस्त है, और अपना हाईवे सिटी मतलब जैसे मर्जी चलाओ उस गाड़ी को आप। इवन एक दो बार मैं भी सोच रहा हूँ, कंसीडर करता हूँ अपने लिए कि यार मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ये कि यार ले लेता हूँ, अच्छी गाड़ी है रियर व्हील ड्राइव में, क्योंकि मैंने तो मैनुअल चलानी है, मैनुअल का शौक है अपने को, तो मैं यार ले लें, पर करेंगे क्या। ठीक है, फिर मैनुअल में ये क्यों ली मैंने, फिर मेरे को ये ऑटोमेटिक लेनी चाहिए थी, क्या नहीं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बात ऐसी है, 1.5 लीटर में थार आती रहेगी, रॉक्स जो है 1.5 में नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो टू व्हील ड्राइव ऑप्शन, फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन के सारे ऑप्शन उसके अंदर ऑलरेडी मिल रहे हैं। और भाई 1.5 लीटर में वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है, वेट भी बढ़ जाता है गाड़ी का, तो वो नहीं ले पाएगी वो चीज़। थार के अंदर सही चीज़ है, माइलेज भी बहुत बढ़िया देती है और चलती भी बहुत बढ़िया है, और आपको टॉर्क की कभी महसूस नहीं होगी। टॉर्क में कमी नहीं है, गाड़ी के टॉर्क में जब कमी आती है ना, जब हमारे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ जान नहीं है अब गाड़ी में, दब रही है गाड़ी, अब लोड नहीं ले पा रही, या फिर जब चढ़ाई पे आप चढ़ते हो तो दिक्कत आती है। मस्त चलती है। 1.5 की इच्छा है तो थार पे जाओ, 1.5 नहीं लेना, बड़ा इंजन लेना है और टू व्हील ड्राइव लेना है, तो आज की डेट में भाई बेस्ट है अपना थार रॉक्स, मतलब टू व्हील ड्राइव में लेनी है तो स्टार एडिशन लो, बेस्ट गाड़ी। और एक और बेस्ट गाड़ी है भाई जो मारुति बंद करने जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑफिशियली अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा भाई, मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड करी, और जिन लोगों ने भाई मेरे कहने से ली ना, और जब मुझे मिलते हैं या कई बार मुझे मैसेज भी भेजते हैं यार दोस्त भी अपने, कहते हैं यार गाड़ी बहुत बढ़िया बताई। अब आप सोचो कौन सी गाड़ी है मारुति की जो मारुति डिसकंटिन्यू कर रहा है। मारुति इग्निस इतनी बढ़िया गाड़ी थी, 1.2 लीटर K12B इंजन, 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन आपको पता ही है कि यार मारुति के पोर्टफोलियो से ख़त्म होते जा रहे हैं, जो टैक्स बेनिफिट और ये सब जो चीज़ चल रही है ना भाई, इस चक्कर में तो क्या ही बताऊँ, ये 3 सिलेंडर के चक्कर में 4 सिलेंडर का जो मज़ा हम खो रहे हैं ना, नहीं है भाई। इतना रिफाइंड इंजन, प्यार से चलाओ तो बढ़िया माइलेज देगा, खींच के चलाओ तो भागता बहुत तगड़ा है, तो मतलब हर लिहाज से बढ़िया है भाई वो इंजन। और गाड़ी तो है ही बढ़िया, और गाड़ी मेरे लिहाज से तो भाई इंजन से बनती है, कि नहीं, अगर इंजन तगड़ा है, सही है, मज़ा दे रहा है, तो उस गाड़ी में मज़ा है, और अगर नहीं तो भाई आपका भी अभी है मन एक छोटी गाड़ी लेने का, तो अभी डीलर्स के पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो अभी जाके ले लो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे अरे यार यहाँ से भी 4 सिलेंडर गया। मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि इग्निस ले लो ले लो, मारुति ने कुछ खास अपडेट किया भी नहीं उस गाड़ी पे, ध्यान भी नहीं दिया, फोकस भी नहीं किया उस पर इतना ज़्यादा। नहीं तो गाड़ी इतनी ज़बरदस्त रही है भाई वो, बहुत ज़्यादा। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है, वहाँ तो उनकी बहुत सी और गाड़ियाँ मारुति की जो ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है, वो भाई वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है ऑल व्हील ड्राइव की। हमारे यहाँ ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉन्क्स भी वहाँ ऑल व्हील ड्राइव आती है, हमारे यहाँ नहीं आती। बिल्ड क्वालिटी भी बड़ा फ़र्क रहता है, जो हमारे यहाँ बिल्ड क्वालिटी है वहाँ की बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क है, लेकिन एज ए बिल्ड क्वालिटी कह लो, चलाने में कह लो, स्पेस में कह लो, कंफर्ट में कह लो, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन थी भाई। अब तो थी ही हो गया। अब वो ये धीरे धीरे जो है ना, जैसे इनोवा क्रिस्टा अगले साल मार्च में चली जाएगी, इग्निस जा रही है, ऐसे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, कईयों की तो कदर करी हमने, कईयों की नहीं करी, बस वही है भाई। अब तो फिर यूँ है, अरे वो गाड़ी बहुत बढ़िया थी। तो अगर आपको लेनी है तो आप ले लो, डीलर्स आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी दे देंगे, क्योंकि उनको तो भाई अपना स्टॉक क्लियर करना है। ठीक है, तो आप ले सकते हो। बाकी ये था आज का Q&A, और का बताइए आपको कैसा लगा, और संडे टू संडे Q&A रखे या ना रखे ये बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था, तो फिर मेरे को लगा यार संडे टू संडे Q&A रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे से हम इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, तो सही है ना, सारी बातचीत हो जाती है, डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और आज तो काफ़ी सवालों के जवाब दिए मैंने। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।